हेलो गाइस, एक बार फिर से गिरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पीछे वीडियोस में आपका फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया था। उस वीडियो से मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं MCQ का। बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कशन हम करते हैं। चलिए इस वीडियोज में ध्यान से आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन या फिर 11th क्वेश्चन, उसमें 10 क्वेश्चन बताए। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, तो गाइस याद रखना है डिसलोकेशन डिफेक्ट मतलब जस्ट आपको बताए थे पिछले वीडियोज में जो डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में ये कभी कभी क्या होता है, आयन का जो प्लेस होता है वो अपना एक्चुअल प्लेस से उसका डिसलोकेट हो जाता है, वहां से अपना जगह को चेंज कर लेता है। तो ऐसा जो है सो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है। ठीक है गाइस, इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसलिए इसका 11th का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एमरफस सॉलिड कैन बी ऑल्सो कॉल्ड। एमरफस सॉलिड को हम लोग किस सॉलिड के नाम से जानते हैं? तो एमरफस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन में स्यूडो सॉलिड, ट्रू सॉलिड, सुपर कूल लिक्विड और सुपर कूल सॉलिड दे दिया है। यहाँ पे याद आपको ये रखना होगा जो स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड दोनों किससे नाम से जाना जाता है। ऑप्शन मैंने दोनों दे दिया, इसलिए आप याद करने के लिए दोनों को ठीक रखिएगा। तो एमरफस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। और एक ट्रू सॉलिड है, इससे भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू सॉलिड हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन है, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि इन आयनिक सॉलिड लैटिस पॉइंट आर ऑक्यूपाइज बाय। आयनिक सॉलिड में लैटिस पॉइंट किसके द्वारा ऑक्यूपाइज होता है? तो इसके नेम से स्पष्ट है, क्लियरली शो कर रहा है यहाँ पे। आयनिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो आयंस होता है, जिसके कारण से इसका जो इसमें जो हमारा लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाइज करेगा वो आयंस होगा, क्योंकि आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारा आयंस होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हैज बीन सोन बाय। ठीक है गाइज, आप एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े होइएगा तो आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करने को मिला होगा, देखा होगा तो आपको याद होगा। जो एमरफस सॉलिड जो है हमारा जो होता है वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आपका एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। यहाँ पे याद आपको ये रखना होगा, यहाँ पे ऑप्शन से पकड़ते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक और NaCl। यहाँ पे ग्लास, रबर और प्लास्टिक ये तीनों जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस होता है, जिसके कारण से ये एमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल है। और NaCl हमारा स्ट्रांग होता है, इसके कारण से यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसी में एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी जो है सो NaCl में पाया जाएगा और इसका आंसर जो है आपका डी नंबर होगा। ठीक है गाइज, ये यहाँ पे याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रखिए, यहाँ पे एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हैज बीन सोन बाय एग्जांपल के बदले में अगर वहां पे सॉलिड का ही नाम दे दिया जाता, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमरफस सॉलिड या फिर अदर सॉलिड, तो यहाँ पे याद करने के लिए आप क्रिस्टलाइन सॉलिड भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइज इसी टाइप से क्वेश्चन सब जनरली थोड़े इंटरनल आते हैं, घुमा के आते हैं, इस तरह से आपको याद करना होगा। इसको एक बार देखते रहिएगा, एक बार दो बार इसको रीड कीजिएगा, समझिएगा, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में जनरली आए जाते हैं और ये मेरा गारंटेड है इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं इस क्वेश्चन के अलावा आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को आसानी से याद कर लीजिएगा, इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस अरेंजमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। आपको याद होगा तो हम बताए हैं कि टोटल नंबर जो लैटिस अरेंजमेंट करते हैं वो 14 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये आपको हालांकि जब चैप्टर को डिस्कशन किया उसमें पूरे डिटेल्स बताया है, तो यहाँ पे जो पूरे 14 का आपको डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको वहां से आप देख सकते हैं। अभी इतना केवल समझिए, जो किसी भी टाइप का जो सॉलिड्स होता है जनरली उसके क्रिस्टल को अगर हम लोग अरेंजमेंट करेंगे लैटिस में तो 14 टाइप का आपका अरेंजमेंट होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे पास है कि हाउ मेनी स्पेस लैटिस आर पॉसिबल इन ए क्रिस्टल। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हाउ मेनी स्पेस लैटिस पॉसिबल इन किसी प्रकार के क्रिस्टल में कितने स्पेस लैटिस पाए जा सकते हैं, इसका भी क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा 14 बी नंबर ऑप्शंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन FCC यूनिट
फेस सेंटर्ड यूनिट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 वॉइड्स याद रखना है कि फेस सेंटर्ड क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं और फेस सेंटर्ड क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है वो 6 होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 था जो फेस सेंटर्ड क्यूब में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 हो जाएगा। और फेस सेंटर्ड क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो कुल मिला के अभी हम आपको इस चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से 18th क्वेश्चंस कंप्लीटेड मैंने डिस्क्राइब किया। ये जितने भी क्वेश्चंस में हम आपको यहाँ पे बताए हैं कुल मिला के 18 क्वेश्चन सॉलिड स्टेट्स का, यही क्वेश्चंस जनरली मल्टीपल चॉइस में एग्जाम में आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से 2 बार 3 बार है ना देख के माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो जाता है तो ये फिक्स है, ये गारंटेड है, इस चैप्टर से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिया। इसी तरह प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग बारी बारी से इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, थ्योरी के साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी से तैयार होते रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में इसके लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आंसर आपको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, तो आज के लिए हम सॉलिड स्टेट में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।